दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का आखिर यही निशा होगा। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना, उसके पश्चात इस बेल आइकन को दबाना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सही विषयों को विस्तार से पढ़ाया गया है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको कराऊंगा आईपीसी की मुख्य धाराएं, जो सभी रक्षा विभाग के जो क्वेश्चन होते हैं, रक्षा विभाग के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी पूछे जाते हैं आईपीसी और सीआरपी की धाराएं। जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, या कोई एसएससी जीडी के कोई भी रक्षा विभाग से संबंधित जो पेपर होते हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा पुलिस में अभी आईपीसी और सीआरपी की धाराओं से लगभग 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 25-30 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको जो मेन है, मुख्य हैं, उन्हें कराऊंगा, डिटेल से नहीं कराऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं बच्चों के। तो चलिए देखते हैं। तो आ जाएं सभी फौजी भाइयों और पुलिस वाले। माँ सरस्वती आपकी जो सपना है उसे पूरा करे। तो देखते हैं मूल विधि से जो धाराएं बनती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसको डिटेल से। देखो, भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 है ये, ठीक है। इसमें जो मैन है वही कराऊंगा आपको मैं। देखो, यहाँ से शुरू करते हैं इसको। जो जो धाराएँ हैं ये 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई हैं। जब इसमें 31 अक्टूबर 2019 से पहले इसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। तो इसका मतलब भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1882 से लागू किया गया था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता है उसे कब लागू किया गया था। तो 1862 में इसे लागू किया गया था। डेट की बात की जाए तो 1 जनवरी को लागू किया गया था। इस संहिता की धारा 4 के अनुसार बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहाँ भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के जो प्रतिबंध हैं वो लागू होंगे। जो आईपीसी है इसमें कुल 511 धाराएँ हैं, ठीक है। जो आईपीसी धारा लगती हैं 302 लगे, 306 लगे, 376 लगे, ये धाराएँ होती हैं। ये टोटल 511 हैं। और आईपीसी में जो अध्याय हैं, इसके अध्याय हैं वह हैं 23 अध्याय हैं, ठीक है। ये लेसन बोलते हैं, इसको लेसन में डिवाइड किया गया है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, कितने लेसन हैं, ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इस कारण मैं आपको दो या 3 पार्ट में आपको करा दूंगा पूरा ये, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि बेसिक से इसको बाद में करेंगे। बेसिक से करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग 4-5 पार्ट में आपको मैं बेसिक करा दूंगा। जो भी एग्ज़ाम होंगे आईपीसी से संबंधित एग्ज़ाम आते हैं उन सभी के लिए यहाँ से क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध के लिए संज्ञेय अपराधों के
अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का जो अधिकार है पुलिस को प्रदत्त किया गया है, तो यह है धारा 151। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में संज्ञेय अपराधों को की जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकृत पुलिस को अधिकार है पुलिस को दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सज़ा दे सकता है, तो यह 7 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। जो मजिस्ट्रेट होता है वह जो दंड देता है वह 7 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, 7 वर्ष से कम का जो है दंड दे सकता है। नेक्स्ट है, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है, तो यह है DNA जांच। DNA के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है उसका बाप कौन है, सिंपल भाषा में, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं नेक्स्ट है, अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है, तो अभी बताया आपको मैंने, तो यह करता है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान है। ये इसके द्वारा अपराधी होता है उसकी पहचान की जाती है। जो फिंगरप्रिंट लगाए जाते हैं ना, फिंगरप्रिंट, उनसे भी अपराधी जांच की जाती है। आपने CID बहुत देखी होगी, CID है, तो उसमें वो उठा लेते हैं, वो उसके फिंगरप्रिंट है, उसी से पता लग जाता है कि कौन से दोषी हैं। ACP प्रद्युम्न तुरंत बता देता है भाई हाँ, और सोलंकी की तो बात ही नहीं आ रही है क्या नहीं। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट भाई, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया था। जो पसीना होता है, ठीक है, तो यह होता है चाहे DNA जांच में सहायक होता है। पसीने से भी DNA जांच कर सकते हैं भाई, DNA जांच पसीने से कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है, अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था है। झूठ पकड़ने के लिए तो यह है नार्को टेस्ट होता है ना, अभी न्यूज़ में आया था, अभी पता नहीं कौन था, उसका नाम बता रहा था कि नार्को टेस्ट किया जाएगा, तो झूठ को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक मशीन होती है, उसके सामने व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो वह उसके हाव भाव को देखकर पता लगा लेता है कि यह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है। तो झूठ मत बोलना किसी से, नार्को टेस्ट हो जाएगा आपको अभी, है ना। कहीं पत्नी से झूठ बोल दो जाके, पर पत्नी ने ये वीडियो देख ली ना तो नार्को टेस्ट करा देगी आपका ठीक है ना। तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ब्रेन के द्वारा भी इसको टेस्ट किया जाता है झूठ को। पॉलीग्राफ टेस्ट, जैसे टेस्ट होते हैं जिनसे झूठ को पकड़ा जा सकता है कि बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैदी शिनाख्त अधिनियम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है, तो यह करता है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में संबंध सत्य कथन चुनिए, ठीक है। वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में, ठीक है, तो यह सत्य और निश्चय, वैज्ञानिक सत्य और निश्चय होते हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं जो वैज्ञानिक तरीके से को मान लो जांच पड़ताल करते हैं, वो बिल्कुल सत्य होते हैं। पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त A ने एक मजिस्ट्रेट की साक्ष्य स्वीकृति की साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस धारा को अनुसार यह स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की है, तो यह है 26। सिंपली कर लो इसको एक बार। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया की धारा 125 एक के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं। यदि माता पिता समय अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, यदि माता पिता अपना भोजन करने में सक्षम नहीं है, यानी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनका जो भरण पोषण करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसका अंदर पुत्र और पुत्री दोनों ही हैं, पुत्री और पुत्र दोनों ही हैं, उनका देखभाल करने का अधिकार है दोनों को। हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, यहीं से कर देते हैं यार। एक बंदी को न्यायालय ले जाने पर प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है। और यह नहीं पुलिस वाली आई, हाँ भाई आजा भाई राहुल चल,
और उसको तुरंत बंदी उसको हथकड़ी लगा ली, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए उसे न्यायालय से स्पेशल एक मतलब एक परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। कहीं आंसर ही लगा दी बेड़ियाँ, चलो भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हथकड़ी लगाने के लिए न्यायालय कोर्ट होता है, उसे इनको अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट 101। एक फरार अपराधी वह होता है जो क्या करता है, जो घर से भागकर छिप गया हो, वो तो अपराधी होगा ही, घर से भाग के छिप जाते हैं। विवेचक को पुष्टि सूचना है कि वह फरार हो गया है, यदि इसको पक्का पता है कि फरार हो गया है तो फरारी मानेंगे उसे हैं। पड़ोसी में वह उसके साथियों का बयान कि वह भाग गया है। कई पड़ोसी होते हैं, बताइए पड़ोसी कैसे होते हैं आपको, है ना, वो तुरंत बता देंगे पुलिस वाले को, वह इधर आओ भाई, बताना मत, वो तो फरार हो गया है ना। पड़ोसी ऐसे होते हैं, ठीक है। कोई साथी तो बताइए, दोस्त तो कमी नहीं होते ही हैं, वो तुरंत बता देंगे कहीं तो, है ना। जिसके विरुद्ध धारा 82 CRPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो, ठीक है, तो उसे फरार अपराधी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। एक फरार अपराधी वह होता है जिसके विरुद्ध धारा 82 CRPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है 105। संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सज़ा दी जाती है। तो जो समरी ट्रायल होता है उसमें ओनली 3 माह की सज़ा दी जाती है, ठीक है। वो जाता है कि संक्षिप्त विचारण में कितने माह की सज़ा दी जाती है, तो यह है 3 महीने की सिर्फ, ठीक है। देखते हैं अगला 102 माह। लोक अभियोजक निर्णय से किसके अधीन कार्य करता है। लोक अभियोजक है वह किसके अधीन काम करता है, तो वह करता है जिला मजिस्ट्रेट के। हाँ भाई, नेक्स्ट है 106। GD तथा CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है। जो GD तथा CD होते हैं उस के जो पृष्ठ होता है उस पर पुलिस अधीक्षक की मोहर लगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो ये कहाँ गया क्वेश्चन, 1 मिनट 100, ये पर क्वेश्चन, हाँ ये यहाँ पर होगा। तो इसमें ए बता रहा है, तो इसमें कहाँ गया, तो थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा। जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा, ठीक है। हाँ भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट 106वां क्वेश्चन है भाई, देख लो ध्यान से। GD तथा CD के प्रत्येक पृष्ठ पर ये हो गया पुलिस अधीक्षक की सिग्नेचर वाला हो गया जी। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है 93। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है, तो यह है केवल संज्ञा अपराध से भी इसका आंसर है। और ये देखते हैं, ये है निम्न से सत्य कथन चुनिए, इसमें सत्य कौन सा है। तो इसमें जो कथन सत्य है वह है C दोनों, यानी संज्ञा अपराध में संज्ञा अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट से गिरफ्तारी कर सकता है। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H2J में निम्न से क्या प्रयास किया गया है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में अन्वेषण को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय, जमानती है अथवा गैर जमानती। इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लिखित प्रावधान से होता है, तो ये होता है दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषा करती है संज्ञेय अपराध। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की सब धारा है X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी राज्य मृत्युदंड
आजीवन कारावास अथवा वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो ये होता है 2। 76 है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। तो यह की जाती है मजिस्ट्रेट जांच न्यायालय द्वारा। दंड प्रक्रिया होती है उसकी जांच मजिस्ट्रेट जांच न्यायालय द्वारा की जाती है। 79 एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माने से जो किसी भी राशि तक का हो सकता है, दोनों का। संज्ञेय अपराध से विपरीत है ऐसा अपराध इसमें एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है, तो ये होता है ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अधिक हो। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है, तो यह 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तार से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है, तो यह करती है 45। क्वेश्चन समझो, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को, ठीक है, आर्मी वगैरह हो गए, को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है, तो यह करती है धारा 45। यहाँ से पूरा पढ़ लो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 सशस्त्र सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी संरक्षण संबंधी प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तत्पर किसी भी बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि बल के ऐसे वर्ग जहाँ पर वर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है उस उपलब्ध लागू होंगे और केंद्र सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार समझ जाएगा। ऐसा नहीं भी आर्मी वालों जहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते उनको। पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, तो यह करता है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है जो संहिता के अधीन जहाँ राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा करता हो, उन सभी को पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से भी गिरफ्तार कर सकता है। भाई, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी होती है, तो सिर्फ ये 24 घंटे होती है। 24 घंटे उसको अपने पास पुलिस अधिकारी रख सकता है। इस 24 घंटे के अंदर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जैसा नहीं उसको 2-3 दिन रख लिया, उसको डंडे मुँह से मारते रहो, लात मुँह से मारते रहो, उसको कब ला लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 क्या के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम स्थापित करेगी, तो वह राज्य तथा जिला स्तर पर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जाता है, तो यह किया जा सकता है भारत के किसी स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक निर्गत प्राप्त है, तो यह है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है। इसमें ये बुझाता है कि एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसकी फुल फॉर्म है। चल देखते हैं नेक्स्ट आ रहा है निम्नलिखित में से किस बाद में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी हो, तो यह मोहम्मद अहमद खान बनाम शहबानो बेगम। अब देखते हैं 41 है।